नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज पहली बार पहला वीडियो ऐसा है मेरा जो मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने बेड पे बैठ के। तो काफ़ी समय भी लगा, तो इसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी एक इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है क्यों ये 6-7 दिन का गैप हो गया। खैर, चलिए शुरू करते हैं। घर पे थोड़ा सा रहने पे गैप हो ही जाता है, थोड़ा सा समय कम मिलता है, छुट्टियों में आदमी घर आता है। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। जितना हमने पढ़ा है टोटल, जो हमने पढ़ा है टोटल 16 डेज़। जी हाँ, अब ये 15 डेज़ पढ़ा है। 16 डे का इकोनॉमिक्स का वीडियो है, ये लास्ट है। डे 16 देखिए मैंने यहाँ लिखा है, और लूसेंट का पेज नंबर है 146 से 159। पूरे 13 पेज मैंने कवर किए हैं, और नोट्स बुक में 119 से 124। जी हाँ, केवल 5 पेज में ही इसे हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आते रहते हैं परीक्षा में। चलिए लेके चलता हूँ मैं 119 पेज पे। आप देख सकते हैं पूरा जो है हमने एक अच्छा खासा जो है समरी तैयार कर लिया। पूरा इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे संविधान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर तरह के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पेज नंबर 119 में मैं आपको लेके आ गया हूँ। डे है 16, आप देख सकते हैं। आज है 16वां दिन। जी हाँ, आज दिन है 16वां। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए डे 16 मैंने लिख रखा है, पेज नंबर 119 है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी है वो मैंने दी है, सबसे पहले हेडिंग जो आप लोग देख सकते हैं वो हेडिंग है टकसाल की। ये जो टकसाल लिखा हुआ है, टकसाल मतलब क्या होता है, टकसाल किसे कहते हैं, क्या क्या बनता है टकसाल में। एक बार प्रश्न आ गया था कि टकसाल में इनमें से कौन सी चीज़ें जो है टकसाल में बनती है। ज़्यादातर लोग सिक्के जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ सिक्के के साथ जो मेडल बनते हैं, वो सोने चांदी का तमगा बनता है, वो ये सब चीज़ें जो है टकसाल में बनती है, ना कि केवल सिक्के बनते हैं। और क्या क्या चीज़ होती है इसका उत्पादन होता है, इसकी परख होती है, और इसके जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। इसको जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय। कहाँ कहाँ टकसाल है, तो कोलकाता में जो कि 1950 में, मुंबई में 1830 में, नोएडा 1889 और हैदराबाद 1903। इसको बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले सबसे पहले देखिए, बढ़ते क्रम में तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखिए 1830 बम्बई में जो है पहला टकसाल स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई द्वारा उधार देना और उधार लेने का अधिकार कौन कौन से बैंकों को है। ऐसा प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि इनमें से 21 प्रकार के बैंकों को जो है आरबीआई के द्वारा जो है उधार दिया जाता है, या कौन कौन से बैंक है जो आरबीआई से उधार ले सकते हैं, उनको चुका सकते हैं। देखिए सब बैंक को आरबीआई उधार नहीं देता है। तो व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर, सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक को छोड़कर, और प्राथमिक डीलर। तो ये कुछ ऐसे प्रकार के बैंक हैं जो आरबीआई के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जो है आरबीआई उधार नहीं देती, भूमि विकास बैंक को आरबीआई उधार नहीं देती। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। अच्छा, ट्रेजडी बिल्स का मतलब क्या होता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ट्रेजडी बिल का मतलब होता है, मैंने यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है, अल्प अवधि का शेयर भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से देती है, कम समय के लिए अपने शेयर बेचती है, वो ट्रेजडी बिल्स कहा जाता है। पहली बार 1917 में निर्गत किया गया था। प्रश्न आए कि पहली बार ट्रेजडी बिल कब निर्गत किया गया था, तो 1917 में। उसके बाद सेबी, देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना इसकी कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988
क्यों हुई थी? तो निवेशकों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से। जो निवेशक हैं, देखिए भारत सरकार जो है वो अपने उपक्रमों में बहुत सारे लोगों, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे निवेशकों को आमंत्रित करती है कि आप पूंजी लगाइए, इसमें कमाइए और भारत सरकार को भी दीजिए। तो ऐसे उपक्रमों में जो है निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म हमेशा कभी कभी आते रहता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब इसको वैधानिक दर्जा मिला था? 30 जनवरी 1992 को इसको जो है वैधानिक दर्जा मिला था। मुख्यालय इसका मुंबई है और इसका जो पूरा प्रबंधन 4 सदस्य करते हैं और 2 एक्स्ट्रा सदस्य रहते हैं, 6 रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य रहते हैं। उसके बाद वित्त एवं कानून विशेषज्ञ रहते हैं। जो 2 एक्स्ट्रा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आरबीआई और केंद्र सरकार के जो लोग, अनुभवी लोग हैं 65 वर्ष से ऊपर के, वो लोग होते हैं। कौन? सेबी का जो है पूरा प्रबंधन ये लोग देखते हैं। तो ये पूरा सेबी की जो है शॉर्ट कहानी हो गई। अब एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो फिरवानी समिति की संस्तुति पर, ये हमेशा प्रश्न जो है अक्सर देखे जाते हैं। तो फिरवानी समिति की संस्तुति पर 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। मुख्यालय है दक्षिण मुंबई, वर्ली ही दक्षिण मुंबई में ही है। अच्छा, बीएसई मतलब होता है, जैसे एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही बीएसई मतलब बी से बॉम्बे हो गया, स्टॉक एक्सचेंज तो है ही। स्थापना हुई थी 1875 में। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और स्टॉक एक्सचेंजों में जो है विदेशी निवेश की अनुमति कितनी है? 49%। अभी तो सरकार ने ज़्यादा कर दिया है, लेकिन पहले से जो है कितने प्रतिशत की अनुमति थी? 49%। मतलब हर हालत में सरकार जो 51% भाग, मतलब अगर खरीदिए शेयर कोई बात नहीं है, लेकिन आप 49% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। मान लीजिए कोई कंपनी का हिस्सा आप खरीद रहे हैं, तो आप अगर आधा के मालिक होंगे तो भारत सरकार से आपका शेयर हो गया, आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। ज़्यादा के मालिक हो गए तो भारत सरकार आपसे कमज़ोर हो गई। इसीलिए अपनी साख बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने कहा कि 49% से ज़्यादा आप शेयर निवेश नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। विश्व का पहला शेयर बाजार कहाँ था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा ये। भारत की प्रथम कंपनी जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है वो है इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है, ऐसी पहली कंपनी है जो कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है, लिस्टेड है। चलिए अब देखते हैं बजट। देखिए बजट है ना, बजट हर साल चेंज होता है और हर साल के बजट को आप लोग अपडेट रखिएगा। बजट एक फ्रेंच वर्ड है। बजट कैसा वर्ड है? कभी प्रश्न आया तो प्रश्न देखने में इजी लगेगा, काफ़ी मुश्किल, बहुत सारे लोग इसे गलत आंसर देंगे। एक फ्रेंच वर्ड है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है इसका होता है थैला, चमड़े का। भारत में इसका श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को। प्रथम बजट जो है 7 अप्रैल 1860 को जारी हुआ था, प्रथम बजट पेश किया गया था। बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? इस तरह के सिस्टम लाने वाले लोग, आविष्कार करने वाले कौन है? जेम्स विल्सन। तो ये बजट की छोटी सी जो है यहाँ पे एक छोटा सा चित्रांकन था, परिचय था। थोड़ा भारत में बजट पे ध्यान देते हैं। भारत में बजट, देखिए बजट जो है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। इसकी अवधि कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा ब्यौरा दिया जाता है उसमें। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट पेश होता है। तो याद रखिए 112 केंद्र, 202 राज्य, 90 का अंतर है। केंद्रीय बजट जो है अगर लोकसभा में पास, देखिए केंद्रीय बजट अगर लोकसभा में पास नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। अब देखिए केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? जिसकी सरकार होती है उनका वित्त मंत्री, सभी मंत्रियों के सहयोग से। अब बजट आपने कुछ बनाया, कुछ ऐसा बजट बनाया कि आपके संसद में जहां आपकी बहुमत है वहीं पारित नहीं हो पा रहा है, मतलब वहीं लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, तो उस समय मंत्रिमंडल भंग होने का डर रहता है या फिर हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। अब देखिए
1921 में क्या हुआ था, रेल बजट आम बजट से अलग करने का निर्णय लिया गया था, मतलब सिफारिश की गई थी ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। ये सिफारिश किसने की थी, ऑकवर्थ कमेटी के द्वारा। 1924 में पारित हो गया और 1926 में पहला बजट अलग अलग आम बजट और रेल बजट अलग अलग आया। तो याद रखिए 1921 में प्रावधान, कभी कभी उल्टा प्रश्न दे देता है, ये बोल देगा कि कब सिफारिश की गई थी, तो आप लोग 1926 याद रखिएगा, बजट तो उसी समय आया था, रेल बजट पहला। तो ऐसा नहीं है, 21, 24, 26 याद रखिए। 21 में सिफारिश हुआ, 24 में पारित हुआ और 26 में जाके पेश हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर ही बजट पेश होती है। 2017 में रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया है, मैंने यहाँ प्लस का साइन दिया गया है। देखिए, जो काम सरकार ने पहले अलग अलग किया था, अलग अलग वैल्यू दिया था रेल का, वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। 2017 में क्या कर दिया गया, रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ फिर मिला दिया गया। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? देखिए, बजट के कुछ टर्म हैं जिन्हें मैंने शामिल नहीं किया है इसमें, तो आप लोग क्योंकि हर साल बजट चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया है। बजट के लिए अलग से आप कहीं भी इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा, पूरा बजट आपको पता चल जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश हुआ था 26 नवंबर 1947। देश हमारा कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1947 को क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री कौन थे, शनमुगम सेठी, केवल 7 महीने हेतु। गणतंत्र भारत, देखिए अब ये चेंज कर देगा, गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उसी साल जॉन मथाई द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर और गणतंत्र भारत का 1950 में। 28 फरवरी की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों रखी गई, क्योंकि जीएल नेहरू जो थे 1958 से 1959 तक जो है उन्होंने इसका पदभार संभाला था, और उन्हीं के द्वारा जो है 28 फरवरी की तारीख जो है रखी गई थी। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, वो है मोरारजी देसाई, 10 बार। अभी तक कोई भी वित्त मंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसने जो है 10 बार पेश किया हो। अभी तो मोदी सरकार के भी केवल 7 साल ही हुए हैं, और उसमें भी ये दूसरी वित्त मंत्री हैं। तो एक ही वित्त मंत्री 10 बार उन्होंने बजट को पेश किया था, वो एक महान व्यक्ति थे, मोरारजी देसाई। देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लाने वाले कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई। उदारीकरण के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी क्लास में। बजट पेश करने का समय क्या है, 11 बजे है। ये यशवंत सिन्हा के द्वारा रखा गया था 1999 में। अब यहाँ पे मेरा कैमरा यहाँ पे कंप्लीट ऐसा कोई सेटअप नहीं है मेरा यहाँ कि मैं कैमरे को एकदम होल्ड करके रखूँ। अब देखिए, पहली बार टीवी पर प्रसारण कब हुआ, आप लोग टीवी पर बजट देखते होंगे। टीवी पर पहली बार प्रसारण जो है वह रेल बजट का हुआ था 29 फरवरी को, और आम बजट का 25 फरवरी को। यानी पहले आम बजट हो गया 25 फरवरी को, और उसके बाद 29 फरवरी को रेल बजट। 1992 में सबसे पहली बार प्रसारण हुआ था। सबसे पहली बार प्रसारण टीवी पर 1992 में हुआ था। तो ये बजट का कुछ लेखा जोखा था। बजट के जो डिटेल्स हैं, जो करंट बजट है, आप लोग करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़िए। कर और टैक्स से आप लोग क्या समझते हैं, बहुत ही पुराना इतिहास है टैक्स का। प्रत्यक्ष टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। देखिए, इसको प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रत्यक्ष कर क्या है, इसका नाम से समझिए, डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट व्यक्ति पर लगा के ले लिया जाता है, किसी व्यक्ति पर। इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट जो है जिस पे लगता है वही पेमेंट करता है। अब जैसे दुकान में आप लोग जीएसटी भरते हैं ना, जीएसटी सरकार को जाता है, लेकिन कौन पे करता है, सेल टैक्स कौन पे करता है, दुकानदार पे करता है। लेकिन लेता वो किससे है, वो आपसे लेता है, लेकिन आप डायरेक्ट जमा करने नहीं जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है कि मेरा इनकम है तो मैं डायरेक्ट सरकार को दूंगा, डायरेक्ट सरकार को जमा करूंगा, तो वो क्या होता है, स्टेट टैक्स हो जाता है, एकदम सीधा टैक्स, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, विवर्तित कर, जो कि अन्य माध्यम द्वारा दिया जाता है। देखिए केंद्र में, देखिए केंद्रीय स्तर पर डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं।
आयकर, निगम कर, उपहार कर, स्टेट कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ, उसके बाद ब्याज, उसके बाद शेयर लाभ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि सारे में जो है डायरेक्ट इंसानों को पैसा मिल रहा है। कभी इस पे गौर कीजिएगा, इसमें इंसान जो है कोई एक व्यक्ति, उसको खुद ही जो है इन सब का टैक्स पे करना है। वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर सीमा शुल्क। अब सीमा शुल्क का टैक्स हम लोग डायरेक्ट जो है देने तो नहीं जाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री यानी सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब सर्विस टैक्स सिर्फ दुकानदार वगैरह लेते हैं और वो जाके जमा करते हैं, हम डायरेक्ट जमा करने नहीं जाते हैं, सीधी बात। तो ये केंद्रीय स्तर पे हो गया। राज्य स्तर पर देखिए वही चीज़ है, डायरेक्ट टैक्स में होटल टैक्स, भू राजस्व टैक्स, कृषि टैक्स, व्यवसाय टैक्स, गैर शहरी रोजगार, ये सब जो है क्या है, राज्य के हैं। और राज्य में इनडायरेक्ट टैक्स में बिक्री कर, स्टाम्प, पंजीयन। देखिए वही बात हो गई, जो हम डायरेक्ट सरकार के झोली में नहीं डालते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं डालने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैट का आपने नाम सुना होगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये इसका नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। जी हाँ, इसका नाम क्या होता है, मूल्यवर्धित कर। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हरियाणा में वैट लगाया गया था और सबसे अंत में यूपी में वैट लगाया गया था। कर सुधार जो था वो राजा चिरैया समिति के सिफारिश पे हुआ था, कर सुधार। और जीएसटी का आपने नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। जीएसटी लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी भी भारतीय जनता बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यही जीएसटी जब कांग्रेस ने लाया था तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था, और वही जब बीजेपी को जब सरकार आई, उनकी बहुमत आई, तो उन्होंने ही इसको लागू कर दिया। वस्तु तथा सेवा कर जो है पूरे देश में एक कर लगता है। जी हाँ, अगर 12% जीएसटी है पेट्रोल पे तो वो हर जगह बराबर ही लगेगा। जीएसटी की सीमा से बाहर कौन कौन से हैं, उत्पाद, मानव उपयोग, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब जीएसटी की सीमा से, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। मानव उपयोग अल्कोहल, जो अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं, या पेट्रोलियम उत्पाद। विश्व में सर्वप्रथम जो है फ्रांस में जीएसटी लगाया गया था 1954 में। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगाया गया था, फ्रांस में 1954 में। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं भारत में, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत में कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ऊपर देखिए आप लोग लिखे हुए हैं, जीएसटी की सीमा 20 लाख तक है, छूट की सीमा 20 लाख तक है, इसमें इससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती। विशेष राज्य जो है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में 10 लाख ही है। 4 दर है, 5%, 12%, 18%, 28%, चाहे आप होटल में जाए चाहे कहीं जाए, ये आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं चारों में से कोई एक, 5%, 12%, 18% और 28%। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। जीएसटी में समाहित कर कौन कौन से कर को, टैक्स को जीएसटी में जोड़ दिया गया। जीएसटी में डायरेक्ट तो पे करते नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त तस्कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, लॉटरी कर, सट्टा कर। अब देखिए ये सब जो कर है ना, टैक्स, ये सब जो है ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको जो है जीएसटी में जोड़ दिया गया। कृषि का तो जानते होंगे आप लोग, खेती जो है वो जनसंख्या, पूरी जो जनसंख्या है ना, पूरी जनसंख्या का 48.9% भाग जो है कृषि पर निर्भर है। अब किस लिए निर्भर है, काम करने के लिए, खाने के लिए तो हम सभी निर्भर हैं 100%। कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अलग है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे मामला चेंज हो जाता है, यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। भारत में जीडीपी का 0.3% भाग
और अमेरिका में जीडीपी का 4% भाग जो है कृषि पर व्यय होता है। देखिए, अब देखिए, भारत में 30 पैसा खर्च करती है सरकार और अमेरिका में 4 रुपया खर्च होता है। कितना ज़्यादा अंतर है दोनों में कृषि पर। 55% कृषि जो भारत में है वो वर्षा पर निर्भर है, यानी वर्षा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फसल गया। अधिक उत्पादन में राज्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फसलों का मैंने नाम लिखा है। चावल देखिए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में डैश लिखा हुआ है इधर, जूट भी पश्चिम बंगाल के लिए फेमस है। गेहूं उत्तर प्रदेश में गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है। मक्का महाराष्ट्र, दाल मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद सरसों राजस्थान, कपास महाराष्ट्र। तो ये कुछ मुख्य फसल थे। सबसे अधिक सिंचित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, और सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है? असम में होती है। वहीं पे अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत जो है पंजाब में कम भूमि है लेकिन सबका सिंचाई होता है, 97.8%। समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ज़मीनों में सिंचाई होती है, कुछ नहीं रुकता है। और सबसे कम सिंचाई जो है मिजोरम में होती है, 92.7, यानी लगभग 98% में जो है ये लोग कुछ नहीं, ये लोग कोई सिंचाई नहीं करते हैं, बाकी 2% में जैसे तैसे हो पाता है। अब इनका क्रम देखिए, पहले नलकूप सबसे ज़्यादा, उसके बाद नहर, उसके बाद कुआं, ये क्रम है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कृषि कीमत आयोग 1965 में स्थापित हुआ था, और कृषि लागत कीमत आयोग 1985 में फिक्स हुआ था। तो देखिए ये दोनों जो है ये आयोग कब कब फिक्स हुए थे, कब इनको बनाया गया था? कृषि कीमत आयोग 1965, और कृषि लागत कीमत, लागत जोड़ दिया तो ये 85, सीधे 20 साल बढ़ गया, 20 लाख का लग गया मतलब। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, वर्तमान कृषि उत्पादन आंकड़ा मैंने लिखा है, मैंने बताया नहीं है। आप जब भी जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस समय का कृषि आंकड़ा जरूर, कृषि रिपोर्ट वगैरह जरूर देख लें, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लें, इसलिए मैंने इसको VVI में रखा है। इस नोटबुक में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी इसके लिए बड़ा मार हुआ है, बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन वगैरह। MSP बोलते हैं, मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस, MSP 2020-21 का देखिए, 20-21 का मैंने डेटा थोड़ा सा शामिल किया है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर सब कुछ आप स्किप ही कर देते हैं। तो देखिए MSP देखिए, गेहूं का MSP क्या था इस साल 2020-21 में? 1925 रुपये प्रति क्विंटल, 19 रुपये 25 पैसे प्रति क्विंटल जो है गेहूं का, 1925 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य है, यानी 19.25 रुपये प्रति किलो। वहीं जो है धान का देखिए 1868 रुपये सामान्य धान का नॉर्मल, और 1 लाख का धान का 1888, 20 रुपये ज़्यादा यहाँ है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? वो चावल है। देखिए खपत पे निर्भर करता है, जो ज़्यादा खपत हो। सबसे पहले चकबंदी कहाँ हुई थी? बड़ौदा में हुई थी 1920 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो फसल जो किसानों के बर्बाद हो जाते हैं उनका बीमा कराना होता है, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए जोत मतलब आप कितना खेत जोतते हैं, कितना आपके पास है। तो जोत 3 प्रकार के होते हैं, लघु, सीमांत, विरहत। लघु, विरहत और सीमांत आप मध्य में समझ लीजिए। तो लघु मतलब कम हो गया, 1 से 4 हेक्टेयर मतलब लघु। सीमांत हो गया 1 हेक्टेयर से कम, अब सीमांत सबसे कम है। और विरहत जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेक्टेयर से अधिक वाला जितना है सब विरहत जोत है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? 1958 में। उसमें वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, मेरा ये गिर जा रहा है स्टैंड बार बार, 1 सेकंड में इसको फिक्स कर लेता हूँ। बड़ी मुश्किल है घर पे वीडियो बनाना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके वीडियोस रुके नहीं, क्योंकि घर जाना भी बेहद ज़रूरी है मेंटली फिट रहने के लिए, और इस बार तो ज़रूरी भी था। चलिए मैंने बुक लगा दिया है यहाँ पे।
तो देखिए हम लोग चल रहे थे यहाँ पे, कुछ बोर्ड के नाम देखिए, कुछ चीज़ों के रिसर्च के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, अंगूर बोर्ड पुणे में, मछलियों के लिए हैदराबाद और मसाले के लिए कोची। ऐसे करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। मसाला तो केरल में होता ही है, कोची। मछली हैदराबाद, हैदराबाद में बड़ा देखते हैं हम लोग, साउथ की मूवी में बड़ा मछली मारते हैं लोग, नया नाव वगैरह जाती है समुंदर में। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिए। कोलकाता देखिए, कोलकाता में चाय बगल में ही जो है गुवाहाटी है, वहाँ पे चाय, दार्जिलिंग है, चाय बहुत होती है। तंबाकू की खेती होती है आंध्र प्रदेश में बहुत, तो गुंटूर, अंगूर पुणे। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग। पशुपालन, पशु को पालना, डेयरी दूध और मछली का उद्योग, इन सब के बारे में हम लोग जो है पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति देखिए दुग्ध उत्पादन के लिए था। श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद कौन सा क्या होता है? दूध होता है। तो ये श्वेत क्रांति जो आई थी वह किस लिए आई थी? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसके जनक कौन हैं? वर्गीस कुरियन। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं। ऑपरेशन फ्लड जो दूध से भी है, फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आना, दूध का बाढ़ आ जाएगा, तो ऑपरेशन फ्लड, ऐसे याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेयरी कार्यक्रम था। वर्तमान में डेयरी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान भारत का है पूरे विश्व में। मछली उत्पादन में भारत दूसरा है। फरवरी 2019 में जो है एक मत्स्य पालन विभाग की स्थापना भी हुई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अब भारत में कृषि और व्यापार, तो विश्व कृषि में जो है भारत कितने परसेंट पे है? 2.15। जी हाँ, पूरा जो खेती पूरे विश्व में होता है उसका लगभग 2.25%, 2.15% यानी 2.15% केवल भारत में होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को आया था। सभी किसानों को उसमें पैसे मिलते हैं। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। कब आया था? 1 दिसंबर 2018 को। अब देखिए 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी 3 बार मिलेगा, 4 × 12 6,000 रुपये हो जाएंगे। अपने नाम से ज़मीन जो है होना चाहिए, 10,000 से अधिक पेंशन ना मिल रही हो, ये कंडीशन है। अगर आपको 10,000 से ऊपर या 10,000 तक भी पेंशन मिलता है तो आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन है। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता हूँ। आगे देखिए, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग मंत्री थे। इन्हीं के समय में प्रथम औद्योगिक नीति हुई। सरकारी क्षेत्र में आरक्षित उद्योग कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। आजकल सरकार ने इनको भी नहीं छोड़ा है। लाइसेंस अनिवार्य किसके लिए है? कौन कौन सी चीज़ें अगर आप बेचेंगे तो आपको लाइसेंस चाहिए? देखिए सभी चीज़ें बेचने के तो लाइसेंस नहीं चाहिए। अल्कोहल, कोई भी ऐसा पेय पदार्थ इसके अंदर अल्कोहल रहता है, उसको बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। शराब, तंबाकू, सिगार, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, डेटोनेटिंग क्या होता है पता है? जिस पे वजन पड़ते ही वो फट जाता है, तो डेटोनेटिंग, फ्यूज़ सेफ्टी, फ्यूज़ गन, फ्यूज़, उसके बाद गन पाउडर। तो देखिए फ्यूज़ भी है, सेफ्टी फ्यूज़ भी है, गन पाउडर, माचिस, कोई भी विस्फोटक या फिर कोई खतरनाक रसायन जैसे H2SO4 एसिड बहुत खतरनाक है। तो देखिए कोई भी ऐसा जो है ना नुकसान पहुंचाने वाला, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता है। बिहार में बहुत लोग पकड़े भी जा रहे हैं। उसके बाद देखिए नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नवरत्न का दर्जा कौन देता है इन्हें? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग 1997 में देता है, 1997 से देता है, और 1957 में केवल 9 कंपनियां थी, इसलिए इसको नवरत्न बोला गया। अब क्या हुआ है, वर्तमान में टोटल 14 गो नवरत्न कंपनियां हैं। तो प्रश्न आ जाए नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो कितना लोग सोचता है बड़ा इजी है, 9 गो मारना दो। 9 गो नहीं होता, 9 नहीं है, 14 अभी नवरत्न कंपनी है। MTNL का नाम सुना होगा, PFC है, BEL है, HAL है, नाल्को है, ये सब जो है। अब देखिए BEL और HAL ये जो हैं, इसका दोनों का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु है।
महारत्न के बारे में जाने तो महारत्न जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये करती है। और टोटल महारत्न की जो संख्या है वह है 10। मैंने ऊपर लिखा है 10 संख्या है। तो नवरत्न की संख्या कितनी है? 14 और महारत्न की संख्या है 10। कब सृजन हुआ था? 21 दिसंबर 2009 को। इसमें देखिए एनटीपीसी है, सेल है, आईओसी है, भेल है, गेल है। आजकल सरकार इनको भी नहीं छोड़ना चाहती है। नवरत्न में देखिए क्या होता है, 5 में 3 वर्ष जो है काफ़ी उत्कृष्ट जाना चाहिए, यानी लास्ट 5 साल। कैसे किसी को, क्या हमने दुकान खोली हम चाहेंगे नवरत्न में शामिल कर लो, कर लेगा? नहीं, नहीं होना है। क्यों? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे 5 वर्ष की कंपनी है और उसमें 3 वर्ष तक उसने बहुत अच्छा काम किया है तो एक कारण ये बनता है। 100 में से 60 या से अधिक रेटिंग है। लोग जो रेटिंग देते हैं 100 में 60 होना चाहिए और औसत कारोबार 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए, तभी वो कंपनी को नवरत्न में शामिल किया जाएगा। वैसे ही महारत्न में सबसे पहले तो कंडीशन है कि वो नवरत्न होना चाहिए, ऑलरेडी वो नवरत्न होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए और 25,000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, तभी जाके वो महारत्न में उसका जो है नाम आता है। कपड़ा उद्योग में देखिए कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिक रोजगार सृजन करने वाला उद्योग को है तो वो है कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? मुंबई में। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। ट्रैक्टर के मामले में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। अब देखिए जिला उद्योग केंद्र 1977 में शुरू हुआ था, अभी इसकी संख्या 422 है। सिडबी, सिडबी का कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है। सिडबी मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ, इसलिए इसका नाम जो है सिडबी रखा गया था, बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ये इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देती थी। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, ये 2 अप्रैल 1990 को शुरू हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो देखिए एक बार पढ़ लेने से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बहुत अधिक मामले में। कई बार तो एसएससी से भी प्रश्न जो है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न जो है एसएससी सीनियर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में आ जाता है। खैर आगे चलते हैं। अब देखिए मेक इन इंडिया का नाम सुना होगा, ये मोदी जी का इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया, एक शेर का फोटो रहता है ना। तो मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। इसका प्रतीक कौन है? तो कॉन्स से बने शेर, जी हाँ, एक शेर है गरजता हुआ। औद्योगिक वित्त मामले में यहाँ पे देखिए IADB, यानी इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जी हाँ, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये सबसे ऊपर है औद्योगिक मामले में। तो औद्योगिक मामले में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है, सबसे आगे है? तो ऐसा नहीं कि आप लोग SBI को स्ट्रॉन्ग समझ के डाल दीजिए, जी नहीं। अभी IIDB, जी हाँ, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसा बैंक है जो कि औद्योगिक वित्त मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। अब भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड 1 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था। विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन, अब यहाँ देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन 2018-19 में व्यापारिक घाटा जो है $124 हुआ था। ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जो है हमेशा चेंज होते हैं। 18-19 का वैल्यू नहीं है, 2021 चल रहा है, 20-21 का डेटा आएगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। व्यापार की दिशा, अब देखिए व्यापार की दिशा का मतलब क्या होता है? कभी कभी प्रश्न आता है कि व्यापार की दिशा की से आप क्या समझते हैं? तो निर्यात का गंतव्य और आयात का स्रोत, मतलब कि हमें जो पैदावार चाहिए, हम जो बनाते हैं उसका स्रोत हमारे पास होना चाहिए और कहाँ बेचना है ये हमें पता होना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें होती हैं तो व्यापार की दिशा बहुत अच्छी होती है। भारतीय वस्तु का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? अमेरिका है। जी हाँ, अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारतीय वस्तु को सबसे ज़्यादा खरीदता है। अब भुगतान संतुलन का मतलब देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों के निवासी हैं, मान लीजिए मैं भारत का रहने वाला हूँ, है ना, और मैंने जो है कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने कितना लेन देन किया है, वही उसकी एक निश्चित अवधि होती है, उसी पूरे लेन देन को भुगतान संतुलन बोलते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, अब विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं?
तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा परिसंपत्तियां, जो भी जितनी भी संपत्ति हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, आरबीआई ने कितना सोना रख रखा है, सरकार की एसडीआर राशि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट भी। तो ये सब जो है इस माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष की रिपोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये सब विदेशी मुद्रा भंडार में आते हैं। आईएमएफ, देखिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कार्य कब शुरू हुआ? 1 मार्च 1947 को। और इसके सदस्य जो हैं 189 देश अभी इसके सदस्य हैं। तो सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग तथा वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और विश्व व्यापार संतुलित करने के लिए ही आईएमएफ की स्थापना हुई थी। अच्छा, डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्था। जी हाँ, स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। डब्ल्यूटीओ में जो है सभी देश के जो मंत्री होते हैं वही उनके सदस्य होते हैं। अब देखिए एक्जिम बैंक, मैंने इसको एक्स और आई एम क्यों अलग अलग किया है? इसका मतलब ही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जी हाँ, एक्स से एक्स एक्सपोर्ट आयात, आई एम मतलब इंपोर्ट निर्यात। तो आयात निर्यात बैंक मतलब एक्जिम बैंक। इसका भी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। अर्थशास्त्र चुनाव विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, कार्य विश्लेषण है और उसकी कोई निंदा नहीं करता। तो ये किसका ये है? रॉबिन्सन का। जी हाँ, रॉबिन्सन थे। रॉबिन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र जो है चुनाव विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा था? रॉबिन्स ने ही कहा था कि कार्य विश्लेषण में जो है कोई निंदा वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई निंदा ना होनी चाहिए, हमेशा इनका प्रयास रहता था। वो कौन थे? रॉबिन्स थे। कीन्स के अनुसार कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या कहता था? देखिए इसका नाम है से का नियम, ये भी बोलते हैं। पूंजी स्वयं मांग उत्पन्न करती है। सामान्य अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। मतलब अर्थव्यवस्था अगर चल रही है तो बेरोजगारी जल्दी नहीं आती है। अंतिम पेज, नकदी लेन देन का सिद्धांत, जिसको हम लोग फिशर बोलते हैं। जी हाँ, फिशर का मतलब होता है नकदी लेन देन का सिद्धांत। हालांकि फिशर ही इसका नाम ही है। फिशर मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने वाला। तो मछली कभी भी फंस सकती है भैया, अगर ज़्यादा लेन देन करेंगे पैसों से तो कभी भी आप लूटे जा सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है फिशर, नकदी लेन देन का सिद्धांत। अब सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। उत्पादन फलन, साधन एवं उत्पादन के मध्य जो संबंध होता है उसको हम लोग उत्पादन फलन बोलते हैं। प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं, जैसे देखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट एंड मनी जे.एम. केंज ने, हाउ टू पे फॉर वॉर ये कीन्स ने। तो कुछ ऐसी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जो इन्होंने लिखा है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन। अब देखिए मुद्रा मूल्य, कभी आपने सुना होगा भारत की मुद्रा का रेट गिर गया, मतलब डॉलर का रेट चढ़ गया, तो भारत का रेट तो ऐसे भी गिर गया। अब मुद्रास्फीति देखिए, कीमत में वृद्धि और मुद्रा गिरना। जब भी कीमत में वृद्धि होगी तो पैसा का वैल्यू नीचे चला जाएगा। क्यों? अब मान लीजिए ये एक कवर है, ये 50 रुपये में मिलता था, 50 रुपये में। अब इसकी कीमत 80 रुपये हो गई, मतलब 30 रुपये हमें ज़्यादा देना है, तो हमारे पैसे का वैल्यू तो गिर गया। तो वही लिखा है मुद्रा गिर जाता है जब चीज़ों की रेट बढ़ते हैं। तो मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति के विपरीत होता है ये। वहीं मुद्रा संस्फीति जानबूझकर मुद्रा तथा साख की मात्रा को बढ़ाना जो है मुद्रा संस्फीति। समटाइम्स रिजर्व बैंक ऐसा करती है, पैसों की अपने जो है पैसों की जो भी है उसकी मात्रा को अपने मन से बढ़ा देती है। मुद्रा असंस्फीति मतलब मुद्रास्फीति रोकने हेतु जो उपाय हैं वो सब मुद्रा असंस्फीति में आता है। सिद्धांत एवं प्रतिपादक, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका प्रतिपादन तो कभी भारतीयों ने किया है
कुछ का जो है विदेशियों ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। प्लानिंग एंड दी पोरल्स वी.एस. मिन्हास ने। मुख्य वर्धित कर, जी हाँ, मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वॉन सीमेंस। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर हमने पहले ही जान लिया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोग हमेशा याद करके रखेंगे। महत्वपूर्ण समिति, अब कुछ महत्वपूर्ण समिति का नाम यहाँ देख लीजिए। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन। बेरोजगारी अनुमान दांतेवाला। केंद्र राज्य संबंध सरकारिया समिति। राष्ट्रीय आय महालनोबिस। भुगतान संतुलन रंगराजन। बीमा क्षेत्र में सुधार मल्होत्रा। कृषि साख खुसरो। बैंक सेवा गाइपोडिया। चीनी उद्योग महाजन और वस्त्र नीति सत्यम। ये सारे समिति के नाम हैं। ब्लूसेंट में लाइन से लिखा हुआ है पूरा, तो इसमें बहुत समय वेस्ट होता है। विविध में देखते हैं थोड़ा। केंद्र को सर्वाधिक निविल राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो सीमा शुल्क से, याद रखिएगा। पहला जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ बना था? दार्जिलिंग में 1897 में 97। कृषि को उद्योग का दर्जा सबसे पहले कौन से राज्य ने दिया? वो राज्य था महाराष्ट्र 1997 में। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन के द्वारा लाया गया है। उपभोक्ता बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पे हैं? तो भारत में ही हैं। सबसे ज़्यादा सहकारी संस्था कहाँ पे है? भारत में है। सर्वाधिक नगरीकरण भारत में कहाँ हुआ है? गोवा में। सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है गोवा में हुआ है। डीजल इंजन का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो सतारा में खोला गया था 1932 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1952 में, जिसको हम ESIC आज बोलते हैं। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक स्कीम, मतलब सर ये प्रश्न तो आया था SSC में, 2 बार मैंने इस प्रश्न को फेस किया और विश्वास कीजिए मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको। मैं इसी क्वेश्चन में बार फंस रहा था। तो ये प्रश्न जो आया था कि गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? मतलब हाथ मिला के चले जाइए, मतलब आप रिटायरमेंट हो गए। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अपनी मर्जी से रिटायर होना ही जो है वो गोल्डन हैंडशेक की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया है। संविधान का वीडियो मैं कल से नोट करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।